स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज 1907 2024 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो हाल फिलहाल में सबसे बड़ा न्यूज़ जो है जो थोड़ा-सा वो ये कैसे हो गया, वो है फाल्कन 9 में फेलियर हो गया। और अगर आप लोगों को फाल्कन 9 के बारे में पता होगा, ये 300 मिशंस कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा है। और उसके बाद ये ऐसा फेलियर होना थोड़ा शॉकिंग है। ये फेलियर हुआ स्पेसएक्स का स्टारलिंक मिशन नंबर 179 12 जुलाई 2024 को। और इसमें अभी हमें पता क्या है? इसमें हमें पता है कि सेकंड स्टेज में प्रॉब्लम हुआ, फर्स्ट स्टेज आराम से गया, आराम से डिटैच किया, आराम से आके लैंडिंग कर लिया, उसमें कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट स्टेज बम बम। सेकंड स्टेज जो है उसमें लॉक्स का लीक होने लगा, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने लगा। इसमें आप देख सकते हैं, हर फुटेज में आपको दिख रहा है कि लॉक्स हो रहा है। और वो लॉक्स ही मतलब जब आप लिक्विड जो है वैक्यूम में जैसे एक्सपोज होता है, वो इवेपोरेट करने की कोशिश करता है, सब्लिमेट करता है। अब रहा बात इवेपोरेशन होना है, सब्लिमेट होने में एनर्जी खींच लेता है। तो लिक्विड है जो क्रायोजेनिक ऑलरेडी है, उससे आप काफी गर्मी खींच रहे हो, वो सॉलिड बन जाता है, इसीलिए यहाँ बर्फ आ रहा है। शुरू में लोगों को लगा कि वो शायद फोम है, इंसुलेशन है, लेकिन इंसुलेशन ऐसे बनता नहीं है। और वो फुटेज में आपको पूरा दिख रहा है कि वो बन रहा है। और प्लस जो है जैसे एग्जॉस्ट में जा रहा है, इसलिए फुस फुस उड़ के आ रहा है, वो एग्जॉस्ट में जा रहा है। हॉट एग्जॉस्ट हमें नहीं दिखेगा, तो उसमें जैसे ही जा रहा है वो इवेपोरेट कर जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हो चुका है। लाइव स्ट्रीम में दिखने लगा, रॉकेट चल रहा था, लेकिन लॉक्स लीक जो है धीरे धीरे काफी बढ़ने लगा। और इससे क्या हुआ, लॉक्स लीक हुआ, ठीक है, हुआ क्या, उससे हुआ कि इनका ऑर्बिटल इंजेक्शन फेल हो गया। यानी कि इंजन को बंद करके रीइग्नाइट जो करना था, उस टाइम इंजन बोल गया। अब उस टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ, ये जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम क्लियर नहीं है कि रॉकेट बूम हो गया, कि मतलब किसी तरह करके सैटेलाइट डिटैच किया उसके बाद फेल हो गया, क्या हुआ, नहीं वो क्लियर नहीं है। लेकिन ऑर्बिटल इंजेक्शन नहीं हो पाया और सैटेलाइट्स फेल कर गए। यानी कि जो स्टारलिंक के सैटेलाइट है वो खुद का थ्रस्टर्स को ओवर पावर करके कोशिश कर रहे थे ऑर्बिटल क्लाइंब करने का, वो कर नहीं पाए, यानी कि काफी नीचे आ चुका था ऑर्बिट में। तो बेसिकली ये बहुत दिन बाद पेलोड फेलियर है। बूस्टर फेलियर होता रहता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बूस्टर से मिशन पे असर नहीं पड़ता है। आपने बूस्टर रिकवर करने की कोशिश किया, बूस्टर फेल हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ऑर्बिट ले जा रहे हो, ये पेइंग कस्टमर है, मतलब ऑब्वियसली स्पेसएक्स के अंदर ही ये दोनों आते हैं, स्टारलिंक और स्पेसएक्स। लेकिन मतलब समझ लीजिए कि वो एक तौर से कस्टमर है, वहां पे आप बोल गए। तो ये एक सीरियस समस्या है। अब रहा बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज पुराना होता है तो इसका ये मतलब नहीं गारंटीड कभी खराब ही नहीं होगा। आप रशियन सिस्टम में भी देखिए, चूंकि वो सोयूज को इतना साल से यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सोयूज में कभी फेलियर नहीं हुआ। अभी कुछ ही साल पहले ये हुआ था कि ये मतलब उनका कंपस जो है, कंपस को किसी ने गलत ठूंस दिया था और वो इमरजेंसी कर डैमेज कर दिया। तो ये होता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये हमें आगे क्लियर पता चलेगा, लेकिन कुछ हुआ है। अब रहा बात कि इससे असर क्या पड़ता है, इससे असर पड़ता है पोलारिस डॉन, यानी कि इनका जो प्राइवेट मिशन था उस, क्योंकि उसमें ह्यूमंस हैं, उसको डिले किया गया है। आईएसएस वाला जो मिशन है उसको डिले कर दिया गया। अभी के टाइम में एफएए यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्रेक लगा दिया कि आपका सारा फाल्कन 9 ग्राउंड कीजिए और हमको बताइए कि क्या बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, और उसको आप कैसे सुधारेंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा-सा ये बात भी होता है कि बहुत सारा चीज़ फ्रीक इवेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक ये वाल्व बनाया है, बहुत बढ़िया काम करता है, वाल्व का फेलियर रेट मान लीजिए 1 इन 10,000 है, लेकिन वो 1 कब आएगा वो ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है कि आप दूसरा लॉन्च में ही आ गया। अभी स्पेसएक्स के पास ये बात है ना कि 300 टाइम्स कर रहे हैं। बूस्टर्स जो कि रीयूज़ हो जाता है, तो बूस्टर में उनके पास एविडेंस रहता है कि कहाँ पे ये हो रहा है, यूज़ हो रहा है, कहाँ पे डैमेज हो रहा है, वो पता चल जाता है। सेकंड स्टेज रिकवरी नहीं होती है, सेकंड स्टेज का सिर्फ फेयरिंग्स रिकवर हो रहा है। तो सेकंड स्टेज पे अभी भी समझिए बार-बार फ्रेश पीस बना रहे हैं, तो आराम से एक हो सकता है कि ये फ्रीक फेलियर हो। कोई ऑड बात नहीं है, रॉकेटरी में ऐसा हुआ है कि आपका रॉकेट का कोई हिस्सा भूल गया। जापान का तो कई बार हुआ है कि उनका रॉकेट का नोजल ही भूल जाता है। रॉकेट है, नोजल चला गया, छुट्टी पे चला गया नोजल, जो लिटरली लूनर मिशन में भी हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ओ जी मैंने बनाया ना, कभी फेलियर ही नहीं होता। आप 300 लॉन्च कीजिए या 3000 कीजिए या 30 लाख कीजिए, गाड़ी देखिए आजकल भी फेल होता है। मोबाइल फ़ोन आजकल भी आपको आउट ऑफ बॉक्स खराब मिल सकता है, प्लेन क्रैश कर जाता है। तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज़ इन्होंने 300 बार कर लिया, इसका गारंटी नहीं है कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसको कितना जल्दी पकड़ते हैं, कितना ऑब्वियस वो प्रॉब्लम निकलता है, क्या वो सबसे, और इनका रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो फाल्कन 9 का फेलियर हो गया, काफ़ी बड़ा बात था। अब फिर बात करते हैं स्टारशिप में क्या हो रहा है। स्टारशिप में समझिए इनका V2 बन रहा है। स्टारशिप का V1 देखेंगे, जहाँ पे ये आपका फ्लैप जो डैमेज हुआ था, क्योंकि यहाँ से हॉट एग्जॉस्ट घुसा काटा। तो इलॉन मस्क अपने इंटरव्यूज में क्लियर किए थे कि हम फ्लैप्स को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, मतलब कि इसको नोज के ज़्यादा नज़दीक ले जाएंगे, यानी ये गैप देखिए वर्सेस ये गैप देखिए, वो गैप कम कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे आपको देखिए 4 बैंड से ज़्यादा है, यहाँ पे सिर्फ 3 बैंड है, गैप थोड़ा कम कर दिया गया है और थोड़ा पीछे की तरफ लाया गया है, ताकि ये जो हॉट एग्जॉस्ट है वो जो प्लूम बनेगा, मतलब ये ब्लंट बॉडी है, ब्लंट बॉडी जब घुसता है तो एक शॉक बाउंड्री
बाउंड्री बनती है, वो बाउंड्री के अंदर में आप समझिए छिप रहे हो। ये मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा है, हम हाथ डाल देंगे आग में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा छिपाया जा रहा है कि सर उतना जोर मत डालो ना, कला मतलब ये एरिया को छिपाए रखो, ये एरिया को आग में डालने दो, ताकि ये जॉइंट भी देखिए काफ़ी हल्का कर दिए कंपेयर टू बाकी पुराने वाले सिस्टम में। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है, मतलब कि फंडामेंटल चेंजेस किए जा रहे हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हीट शील्ड पे भी काफ़ी मेहनत किया गया कि हीट शील्ड का जो मटेरियल है उसको 2x मजबूत किया गया है। और जो कि हीट शील्ड पे पूरा भरोसा इनको नहीं हो रहा है कि हम लगा दिए हो उसका कुछ नहीं होगा, और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर आप रियूजेबल चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बफर चाहिए। तो बफर के लिए इसके जो पीछे फेल्ट की पैडिंग की जा रही है, वहाँ पे अबलेटिव मटेरियल की इंसुलेशन लगा जा रहा है। चांसेस है उससे पेलोड का वजन थोड़ा घट जाएगा, लेकिन ये फायदा रहता है कि अगर टाइल फेल होता है, टाइल पूरा का पूरा सही सलामत गया, पूरा का पूरा सही सलामत लैंड कर गया, कोई दिक्कत नहीं, रिफर्बिश करो चलो। लेकिन मान लीजिए कभी लैंड कर रहा है, उस दरमियान आपका टाइल क्रैक कर गया, तब क्या करेंगे? तो वहाँ पे एक सेकंड बैकअप लेयर रहेगा। तो इसीलिए उस पे भी काम किया जा रहा है कि हीट शील्ड भी इम्प्रूव किया जा रहा है, प्लस उसके पीछे का जो फेल सेफ है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट डाला जा रहा है। तो ये सब भी किया जा रहा है। और ये बहुत सारे ग्राउंड सिस्टम पे भी किया जा रहा है। ग्राउंड सिस्टम इनका सबसे बड़ा कमजोर पड़ी है कि लॉन्च टावर का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बम बम इट्स लाइक हम संभाल लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आपका जो वाटर डेल्यूज सिस्टम है हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इनका बार बार टूट जाता है तो डिटैचमेंट आर्म, यानी कि जो आर्म उसको कनेक्ट करके उसमें फ्यूल, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन डालता है, वो बार बार टूट जा रहा है। जितना बार ये लॉन्च कर रहे हैं, 4 मिशन हुआ, चारों में टूटा है वो। उसको अभी तक फिर से रीडिजाइन किया जा रहा है कि उसको ऐसा बनाओ कि वो टिक सके, क्योंकि कोई फायदा नहीं हो सर हमने रॉकेट बनाया बहुत बढ़िया, सर रॉकेट रीयूज अति उत्तम है, सर रॉकेट रीयूज करने आ गया ठीक है सर, सर लॉन्च कीजिए, नहीं कर सकते सर। क्यों? लॉन्च टावर का क्विक डिस्कनेक्ट डैमेज हो गया है। ये बार बार हो रहा है। इसीलिए आप जितनी बार भी देखते होंगे जो लोग मतलब ऑन साइट को कवरेज दे रहे हैं, वो स्टार गेजर करके एक बहुत भयानक बंदा है, बहुत अच्छा से उनका इंस्टाग्राम पे फोटो मिल जाएगा आपको। बार बार वहां पे ट्यूब बदलना पड़ रहा है। वो उनका अभी वीक लिंक है। टावर का मतलब मेन स्ट्रक्चर उनका सॉर्टेड है, जो मेन स्ट्रक्चर पहली बार में डैमेज हो गया था वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बम बम। लेकिन जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स है वो बोल जा रहा है। तो उस पर भी काफी मेहनत किया जा रहा है ग्राउंड पे, और प्लस सेकंड टावर भी बनाया जा रहा है। तो ये काफी मतलब इस पे प्रोग्रेस रुका नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इनका अगस्त वाला जो टारगेट था वो शायद पीछे खींच जाएगा, क्योंकि अभी प्रायोरिटी है फाल्कन 9 को एक्टिवेट करना। फाल्कन 9 अगर नहीं चलता रहा, स्पेसएक्स का बैंक बैलेंस पे असर पड़ जाएगा। इसीलिए मुझे भी लग रहा है कि इसको अभी थोड़ा लो डाउन पे कर दिया जाएगा, बोले भाई फटाफट फाल्कन 9 को सॉल्व करो कि हुआ क्या। अब बात करते हैं एक दूसरा स्पेस प्लेन जो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चल रहा था, ड्रीम चेसर, यानी कि ये प्लेन। अब ड्रीम चेसर का जो टेस्टिंग हो रही थी वो काफ़ी स्लो हो रहा था। काम कर रहा था, ये सारे टेस्टिंग क्लियर कर रहा था, लेकिन टाइम बहुत ले रहा था। तो उसका दिक्कत ये होगी कि यूएलए का जो वल्कन है, यानी कि ये रॉकेट जिसकी टेस्टिंग हुई है, ये मिस कर गया। यानी कि यूएलए का पहला मिशन जो हुआ, ठीक है, हो गया काम खत्म। दूसरा मिशन में ये टारगेट था कि इसको रख के लॉन्च किया जाएगा। अब रहा बात कि दूसरा मिशन में दिक्कत ये हो रहा है कि ये थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल है। जनरली ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एकदम इस टाइम पर रॉकेट आना था, रॉकेट उसी टाइम पे आ गया, इस टाइम पे क्राफ्ट आना था, इसी टाइम पे आ गया, ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है कि सर एक आगे पीछे होता है। तो जनरली किया क्या जाता है, रॉकेट को रोक दिया जाता है कि ठीक है, रॉकेट जब आपका पेलोड रेडी हो जाए, जब तक आप बहुत ज़्यादा नहीं खींच रहे हो, पेलोड रेडी हो जाए, हम लगा के लॉन्च कर देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएलए का जो दादाजी हैं, यानी कि यूनाइटेड स्पेस फोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स, यानी कि यूएसएसएफ जो है, वो बोले कि भैया यूएलए सिर्फ इसलिए चल रहा है कि उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, यानी कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का, और चूंकि ये रॉकेट बहुत डिले चल रहा है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनका था कि सर हम इस साल में 5 सैटेलाइट, जैसे आप समझिए इंडिया में ट्रोल हो जा रहा है ना, हमारा नाविक कब का हो जाना चाहिए था, नहीं हो पा रहा ठीक से। नाविक का मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से अभी वो ग्लोबल होना था। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है। इनका भी वही है कि भई हमको जीपीएस का रिप्लेसमेंट करना है, हमको इसको अपग्रेड करना है, वो सब पाइल अप होते जा रहा है। क्यों? रॉकेट ही रेडी नहीं है। तो रॉकेट रेडी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लू ओरिजिन में दिक्कत हो गया, इंजन में डिले हो गया, यूएलए में दिक्कत है, ठीक है, वो सब सॉल्व हुआ, आपने पहला लॉन्च किया। अब आप मुँह खोल के उनको नहीं बोल सकते कि सर हम थोड़ा दिन रुकना चाहते हैं ताकि ये रेडी हो जाए। वो तुरंत उसको बायपास किया गया है। यानी कि पेंटागन से सीधे बोला गया इसको तुम डमी पेलोड डालो, क्योंकि टेस्टिंग चाहिए, 2-3 रिक्वायरमेंट है कि आप कम से कम 2 या 3 लॉन्च सक्सेसफुल दिखे, तब हम नेशनल एसेट डालेंगे आपके ऊपर, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी लेवल का चीज़, ऐसे बस हुलुलुलु पे नहीं करने दे देंगे। आपने एक टेस्टिंग किया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एटलीस्ट 1-2 और कीजिए। तो इस पे आ गया है कि सीधे-सीधे इस पे आप ये डालो, डमी पेलोड डालो और लॉन्च करो, रुकना नहीं है। तो ये थोड़ा-सा लटका दिया, मतलब ये ऑलमोस्ट रेडी होने पे था, लेकिन मिस कर गया, समझ लीजिए अपना विंडो मिस कर दिया है। तो और यूएलए के पास दिक्कत है, यूएलए रुक नहीं सकते हैं क्योंकि यूएलए ओवर बुक्ड है। मतलब इन्होंने गवर्नमेंट से पैसा उठा तो लिए हैं, लेकिन डिलीवरी दे नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट है भाई, बैंड बजा सकती है, तो फटाफट करो। तो ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
और देखिए, क्योंकि यूएलए के लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये नहीं है, सीआरआई स्पेस नहीं है, ये साइड प्रोजेक्ट है। मेन प्रोजेक्ट है यूएसएसएफ, यानी कि स्पेस फोर्स का सारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ड्रीम चेजर बेचारा लटक गया है। और चूंकि ये इसी रॉकेट के हिसाब से बना है, ये किसी और रॉकेट में जाने के लिए, अगर ये स्पेस एक्स का रॉकेट के हिसाब से बनाते, कि उनका फेयरिंग, पेलोड फेयरिंग के हिसाब से बनाते, उनके हिसाब से सारा सेटअप कर देते, तो अच्छा से बच जाते। क्योंकि स्पेस एक्स के पास इतना थ्रूपुट है कि सर आपका 1-2 महीना आगे पीछे रहा, हम टेंशन भी नहीं लेंगे सर, कोई टेंशन नहीं, आप लोड मत लो। लेकिन इनके साथ लोड लेना पड़ रहा है। तो ड्रीम चेसर बेचारा लटक गया, और अच्छा चांसेस है कि ये साल भी शायद खत्म हो जाए और ये ऑर्बिट ना छू पाए। तो दैट वुड बी सैड, अननेसेसरी डिले। अब बात करते हैं एक और मिशन को कैंसिल किया जा रहा है, जहां पे है, नाम है वाइपर। वाइपर ये लूनर रोवर है। ये लूनर रोवर जो जैसे हमारा चंद्रयान है, उसका बहुत बड़ा भाई था। उसका आइडिया ये था कि ये जाएगा, पेरेग्रिन लैंडर का एक बड़ा भाई बनाया जाएगा जो इसको कैरी कर सकेगा, और ये ऐसा बनाया जा रहा है कि ये मतलब एक्चुअली चल सके कुछ महीने तक। तो मतलब कैसे चलेगा, इसमें सोलर है, बैटरी है, और इसका इंसुलेशन दबा के किया गया है, यानी कि ये लूनर नाइट जो है उसमें भी अपने आप को जिंदा रख सकेगा। और इसमें ड्रिल दिया गया था, यानी कि अभी तक हम लोग पानी का बस हुलुलु कर रहे हैं कि यहाँ पानी है, मतलब सेंसर से देख रहे हैं। ये पहला मिशन था जो पानी को छू के आना था, क्योंकि इसके पास एक ड्रिल है, लंबा सा ड्रिल, वो ड्रिल करके सब पानी निकालना था इसको। तो मतलब ऑब्वियसली वहाँ पानी नहीं निकलता, स्टीम निकलने लगता है, स्टीम, हाँ वेपर कह लीजिए, वेपर निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब्लिमेट कर जाता है। जैसे ही आप सरफेस टेंशन तोड़ते ड्रिल करते हैं, वो सीधे सीधे वैक्यूम से एक्सपोज होता है, निकल जाता है। तो ये इसका पहला काम था कि भैया छुओ, पानी छू के आओ। अभी तक सब क्लियर, हमने ये सैटेलाइट से चेक किया, हमने इससे चेक किया, नहीं सर छुआ किसने है। तो ये मिशन का काम था कि छू के आओ पानी, हमको पानी में मतलब समझ स्ट्रॉ डाल के दिखाओ। तो ये काम करना था, इनको जाना था, लॉन्ग टर्म का मिशन था, और कैमराज, लाइट, सब चीज का जुगाड़ किया गया है। और ये 80% कंप्लीट है, मतलब बोल रहे हैं ये फिजिकली बिल्ट सिस्टम है, हो गया है रेडी ऑलमोस्ट। लेकिन नासा इसको कैंसिल कर रहा है। नासा का कहना यह है कि कॉस्ट बढ़ गया है, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल टारगेट था उससे तो लॉल हो गया। और है नासा आजकल सही में हमको ऐसा लगता है कि इनको बिलिंग करना आता है कि नहीं, कि इनको अपना सीए को फायर करने की जरूरत है। सर थोड़ा मोड़ा मिस करते हो ना, लोग संभाल लेते हैं। हर बार हर प्रोजेक्ट लॉल हो जाता है, तो एक पॉइंट के बाद सर आपसे मैथ नहीं हो रहा है, आपसे फाइनेंस नहीं हो रहा है, बदलिए, फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को बदलिए। वो हुआ। दूसरी बात, लॉन्च डिले भी हुआ, यानी कि जो इनका ओरिजिनल टारगेट था वो 2 साल से पीछे चल रहा है, मतलब डिले भी हो चुका है। आप पैसा भी ज्यादा खा रहे हो, डिले भी कर चुके हो, और रिस्क ये है कि इसको, ठीक है अरे सर 80% हो गया, थोड़ा सा और डाल कर देते। उसमें इन्हीं को डर लग रहा है कि अगर हम वैसा करने की कोशिश किए, जैसे मान लीजिए 80 मिलियन, मतलब बहुत ज्यादा पैसा का बात नहीं है कि उतना पैसा और डालें, लेकिन इनको रिस्क है कि अगर आप 80% के लिए उतना और पैसा डालते हो, फिर वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाला नौटंकी में फंस सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया जाना था 500 मिलियन पे, नासा उससे कॉन्ट्रैक्ट पास करवाया, तुरंत गवर्नमेंट बोला सर सर थोड़ा गलती हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, उसको $1 बिलियन कीजिए। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है चलता है, आधा बिलियन क्या है, ठीक है चलता है। फिर हो गया सर गड़बड़ हो गया, 2 बिलियन कर दिया, हाँ ठीक है भाई। सर गड़बड़ हो गया, 4 बिलियन कर दीजिए। लाइक क्या हो रहा है, सर गड़बड़ हो गया, 8 बिलियन कर दीजिए। कहा कर रहे हो भाई, वो 10 बिलियन से ज्यादा खाया है। तो समझना बहुत जरूरी है कि नासा का रेपुटेशन बहुत खराब है। तो हमको यही लग रहा है कि मतलब इनको 90% ये श्योर है कि ये कर सकते हैं, लेकिन इनको खुद पे अब भरोसा नहीं है। यार हम बोल देंगे, मान लो गवर्नमेंट को, सर आप 50 मिलियन दीजिए या इसे होल्ड पे रख दीजिए, हम 50 मिलियन जब आपके पास होगा एक्स्ट्रा, हम इसको पूरा कर देंगे। चांसेस है कि इनको भी पता है कि शायद हम बोल देंगे 50 मिलियन, अब बनाने टाइम बोलेंगे सर 500 मिलियन दे दीजिए। तो उनका वो वाला बात मेरे को सही लगता है कि जैसे सब लोग का कह रहे थे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए गए हैं, और यहाँ पे भी वही दिक्कत है कि आर्टेमिस ऑप्टिमस इतना पीछे चल रहा है, इतना ज्यादा पैसा खा रहा है, ये सबसे प्रोजेक्ट से ही काटा जाएगा ना, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आप काटोगे नहीं, तो ये सब छुटपुटिए कट जा रहे हैं साइड में। तो वो दिक्कत है। और कांग्रेस बहुत ज़्यादा पैसा कट रहा है। ये आप लोगों ने जो मेरा चाइना वाला स्पेस प्रोग्राम देखे, उसमें मैंने क्लियर किया था, चाइना में ये सब कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसमें है बोल दिया कि पैसा देना है तो देना है। अब सर यहाँ एग्रीकल्चर वाले की बैंड बज रही है, क्या फर्क पड़ता है, इसको पैसा देना है देना है। तो वैसा नहीं होता है यूएस में, तो है उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। तो ये मिशन मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे ट्रोल हो गया, और इसका बहुत अच्छा नासा कवरेज दे रहा था, मतलब कि ये एक्चुअली लोग बना रहे थे, उसकी लाइव स्ट्रीम हो रही थी हर महीने महीने, मतलब आप देख रहे थे कि इंजीनियर्स लोग कैसे पीसेस जोड़ रहे हैं। मतलब समझ रही, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि भैया पानी छू के आओ। सब तो हुलू लुलू कर रहे हैं, सर हमने ये ओ एच डिस्कवर कर लिया, हमने ये डिस्कवर, नहीं सर छू के आओ ना, ये छू के आने के लिए था। तो ये कैंसिल हो गया, ये थोड़ा अफसोसजनक बात है।
अब बात करते हैं एक दूसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वो है डीऑर्बिट करो आईएसएस को। तो आईएसएस को क्यों अब हटाने की बात हो रही है? बात समझिए, आईएसएस सेफ नहीं है। आईएसएस को जब बनाया गया था वो समझिए पहली बार था उतना बड़ा, जेन 4 जिसे कहा जाता है, जेन 4 स्पेस स्टेशन था। और उसका उसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो उसमें पड़ता है वो उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। स्पेस में वो कहा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्पेस में है इसीलिए एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे वो धूप वाले साइड में जाता है भूंज जाता है, एटमॉस्फेयर नहीं है, बफर नहीं है, प्रेम मिलता है, सूर्यदेव उस पर प्रेम डालते हैं, वो भूंज जाता है। रायत में आता है सीधे वो नेगेटिव से कपल होता है, फोटॉन्स निकलना शुरू, धड़धड़ा के उसका टेम्परेचर ड्रॉप करने लगता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। बहुत इंसुलेशन किया गया, बहुत कोटिंग की गई, तभी इतना साल तक टिक पा रहा है, लेकिन उसका भी अब लिमिट आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो साइंस करने से ज़्यादा, सर हमको एक स्पेस वॉक चाहिए, क्यों चाहिए भैया? सर अमोनिया लीक कर रहा है, जाओ भाई करो। सर हमको स्पेस वॉक चाहिए, क्यों हुआ भाई? अरे सर सोलर पैनल उड़ गया, दूसरा लगाना है। समझ रहे? मतलब अब काम करने की जगह पे इस नैया को जिंदा रखने में बैंड बज रही है, कि मतलब इसको एक्टिवेट रखना, इसको सेफ रखना, वो दिक्कत हो रहा है। और छोटे मोटे लीक्स तो होते ही रहते हैं। तो ये अब एक पॉइंट आ गया कि अब एस्ट्रोनॉट घुस रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बहुत महंगे पड़ते हैं, पर घंटा के हिसाब से बहुत महंगा पड़ता है। आप साइंस कर ही नहीं पा रहे हो। तो मतलब समझिए आधा से ज़्यादा काम इनका है कि सर हम 10 साइंस प्रोजेक्ट्स करेंगे, पता चला सर 2 ही कर पाए, क्यों? अरे सर आईएसएस को ही मेंटेन कर रहे थे। तो ये अब क्लियर हो गया कि नहीं किया जा सकता इसे लॉन्ग टर्म, मतलब हो गया, आईएसएस का एक्सपायरी डेट आ गया है। और रशिया चूंकि कमिटमेंट खींच लिया है, मतलब उसका कमिटमेंट है 30 तक, 2030 तक का कमिटमेंट है। कमिटमेंट वो खींच चुके हैं कि भैया इसके बाद हम नहीं करेंगे, तो हिसाब बन गया कि यूएसए अकेले नहीं कर सकता मेंटेन, ईयू भी नहीं कर सकता। तो और रहा बात कि अब मेंटेन आप करना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि बोल रहे हैं ना, मतलब अंदर एस्ट्रोनॉट काम करने की जगह पे सिर्फ ये कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एक सीरियस समस्या है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये निकाला गया है, नासा जो है बम बम पैसा दे रहा है, 800 मिलियन पैसा दे रहा है आपको स्पेस एक्स को, कि तुम इसके लिए डेडिकेटेड डी ऑर्बिट व्हीकल बनाओ, यानी कि इसको सेफली डी ऑर्बिट करें। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ये जनाब जी कुछ भारी है, 400 टन से ज्यादा है। यानी कि ये अगर री ऑर्बिट किया ऑर्बिटल वेलोसिटी पे भी, ये नीचे जमीन छू देगा, पूरा का पूरा पीस छुएगा। सैटेलाइट के टुकड़े पहुंचते हैं ना, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा है ये। तो इसका समझना बहुत जरूरी है। इसको कंट्रोल्ड री एंट्री कराना है, यानी कि हम यहाँ बोल रहे हैं एग्जैक्टली तुम वहीं करो। ऐसा समुद्र में एक जगह है जहाँ पे सब लोग, पॉइंट नीमो समझ लीजिए, वहां पे सबको गिराया जाता है। तो एग्जैक्टली इसको लेके वहां गिराना है। अब रहा बात कि ये तो प्लानिंग हो गई, कर दिया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ भी काफ़ी लोग हैं कि ये नहीं करना चाहिए, स्टूपिड बात है। अब बोले ऐसा क्यों? रहा बात कि ये मुश्किल है इसको मेंटेन करना, ठीक है, एकदम बात सच है। और इसको ऊपर ले जाना, यानी कि इस पे आप पुश करके हायर ऑर्बिट पे ले जाइए, वो भी महंगा पड़ेगा और थोड़ा रिस्की भी रहेगा, बात भी सही है। लेकिन ये वर्ल्ड का पहला हेरिटेज है, यानी कि हम लोग जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मेंटेन करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया जाता है, चाहे वो इजिप्ट लीजिए, इंडिया लीजिए, यूरोप लीजिए, अमेरिका लीजिए, सब लोग खर्च करते हैं। और रहा बात कि इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कुछ है ही नहीं। इंसानियत का पहली बार कि सर यहाँ पे 24/7 इंटू डेकेड्स, मतलब दशकों में हर टाइम कोई ना कोई इंसान इस पे रहा है। ये इंसानियत का पहली बार था कि अंतरिक्ष हमारे लिए एक चीज़ है। मतलब इसका इंपॉर्टेंस एज ए कल्चरल इंपॉर्टेंस, एज ए रियल साइंटिफिक अचीवमेंट प्राइसलेस है। कि इसको आराम से थोड़ा सा खर्च कीजिए, मतलब एक वो वाली बात हो रही है कि सर आप 20 बिलियन डॉलर का सामान को डुबा रहे हो, क्योंकि आप उसको मतलब 1 बिलियन डाल के उसको हायर ऑर्बिट में पुश नहीं करना चाहते हो। बात सही है कि आपको लगे, लेकिन इसकी ये प्राइसलेस है। और इस पे नासा के ही कुछ साइंटिस्ट लोग हैं जो अच्छा से मेहनत करके प्लान करके बता रहे हैं कि बस ये जो आप तरीका चल रहे हो, और पूरी पृथ्वी इसीलिए बर्बाद हुई कि हम लोग कि कुछ बनाते थे उसको तोड़ के नया बनाने लगे। लाइक सर कभी कभी प्रिजर्व भी करना पड़ता है। सर हमने ये बना के, ये मार्क 1 प्रोडक्ट है, मतलब इतना लार्ज स्पेस प्रोडक्ट का, इसमें बहुत सीख है, बहुत समझ है, इसको आप रख दीजिए आगे। मतलब ऑब्वियसली कोई नहीं बोल रहा कि इसके अंदर इंसान रखिए, कोई नहीं बोल रहा इसको मेंटेन बस इसे रखिए कि 10 साल बाद, 100 साल बाद, मतलब अगर मान लीजिए स्टारशिप जैसे 1-2 और रॉकेट्स बन जाते हैं, हम लोग का ऑर्बिट में जाना एकदम बच्चों खेलने का चीज हो जाता है, जो स्पेस शटल का सपना था वो रियल हो जाता है, तब लोग इसको वापस देखेंगे एज ए म्यूजियम के तौर पे। बहुत सारे नॉलेज है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब इंपॉर्टेंस के मामले में ये ऐसी चीज है ना कि जैसे हम लोग फोटोज का उतना वैल्यू नहीं देते बचपन में, लेकिन जब फोटो खत्म हो जाता है, बुढ़ौती आती है, अराउंड 30 के आसपास ही आप देख लो, लगता है यार बचपन का फोटो कभी दिखता है, अरे क्या था, वो भी क्या दिन थे। इंपॉर्टेंस समझिए समय के साथ बढ़ता है, इसका इंपॉर्टेंस समय के साथ बढ़ता जाएगा। अगर इसको हायर ऑर्बिट में रख दिया जाता है, जहाँ पे वो 1000 ईयर 10,000 ईयर तक, क्योंकि है ऐसे ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे आप रख दो, टेंशन नहीं लेना है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसीलिए बेचारा डी ऑर्बिट हो जाएगा। और इसमें एक दूसरा भी बात आता है कि बहुत सारी चीज अंतरिक्ष में हम डाल रहे हैं जो निकलेगा नहीं, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि सर हेरिटेज साइट स्पेस में बना रहे हैं, जैसे कि जो अपोलो का लैंडिंग साइट है, अभी तक किसी और के पास ताकत ही नहीं कि वहां जा सके, तो वो डिस्कशन है। लेकिन कल को चाइना जाएगा, कल को ये इंडिया जाएगा, परसों को कोई भी जाएगा, तो फिर होता है कि सर वो सब साइट कैसे मैनेज करेंगे। ये आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड दे रहा है, साइट मैनेजमेंट का ट्रेनिंग कर लीजिए।
तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इसमें, मतलब कि इसको बस क्रैश कर देना ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाली बात है। ये सर आप क्रैश कर दे रहे हो, लेकिन ये प्राइसलेस है। इसी ने, मतलब जितना भी इंसानियत को सिखाया गया वो इसी ने सिखाया है। तो थोड़ा-सा, मतलब एक पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है कि इसे बचा लेना थोड़ा ज़्यादा अच्छा सस्ता लॉन्ग टर्म के लिए साबित होगा। और लॉन्ग टर्म मैं क्लियर करता हूँ, 10-20 साल की बात नहीं हो रही है। मतलब 2-3 पीढ़ी बीत जाएगी। अरे मतलब इंसानियत कैसे अंतरिक्ष में आया था? इससे आया था। समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ का जो रिसेंटली हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।